नमस्कार। परख के आज के अंक में हम एक ऐसी पुस्तक की चर्चा करेंगे जो भारतीय लोकतंत्र के एक बुरे दौर की दास्तान बताती है। इस किताब का शीर्षक है इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉइंट। इस किताब के लेखक है ज्ञान प्रकाश। यह किताब 2018 में प्रकाशित हुई है और इस किताब में भारतीय लोकतंत्र में जो आपातकाल का दौर आया था, उसके पहले की कहानी, उसके दौर में क्या क्या हुआ और उसके बाद किस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, इसकी एक पूरे विशद विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं और इसके अलावा इसमें एक पूर्व कथन भी है और बाद में एक पश्च कथन भी जोड़ा गया है। किताब में आपातकाल के दौरान घटी हुई घटनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही इसमें इस बात को बहुत ही स्पष्टता से लाने की कोशिश की गई है कि अलग अलग तरह की जो घटनाएं थीं जिन्होंने आपातकाल जैसी स्थिति को पैदा किया, वो किस तरीके से सामने आईं। ज्ञान प्रकाश यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपातकाल का दौर आया भारतीय लोकतंत्र में, वह असल में एक पॉपुलिस्ट राजनीति और लोकतंत्र के बीच का जो अंतर्विरोध होता है, उसका भारतीय संस्करण था। हम इन पहलुओं के बारे में कुछ देर बाद विचार करेंगे, लेकिन यहाँ इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिसे हम आपातकाल कहते हैं उसका क्या मतलब है। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकालीन प्रावधानों की बात कही गई है। सबसे पहले स्तर पर अनुच्छेद 352 है, जिसमें आंतरिक और बाह्य आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि पहले काफ़ी लगता था, लेकिन 1994 के बोमई जजमेंट के बाद इसमें काफ़ी कमी आई। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात है। वित्तीय आपातकाल कोई गहरे आर्थिक संकट आने पर लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया। ज्ञान प्रकाश यह बताने की कोशिश करते हैं, वे इस चीज़ को रेखांकित करते हैं कि असल में अगर हम इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल लगाने की एक पूरी घटना पर विचार करें, तो हम इसे कार्ल श्मिट ने जो एक संप्रभु या सॉवरेन की अवधारणा दी है, उसके द्वारा समझ सकते हैं। कार्ल श्मिट कहते हैं कि संप्रभु वह होता है जो इस बात का फैसला करता है कि कौन सी इस स्थिति अपवाद की स्थिति है, और वही यह फैसला करता है कि किस तरीके से इस अपवाद की स्थिति से या इस अराजकता की स्थिति से सामान्य राजनीतिक स्थिति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। ज्ञान प्रकाश बोलते हैं कि असल में जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू किया और जिस तरीके से फिर उन्होंने आपातकाल को हटाकर या आपातकाल से पीछे हटते हुए चुनावों की घोषणा की, इन दोनों में हम यह देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी एक ऐसे ही संप्रभु का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन ज्ञान प्रकाश इस बात को रेखांकित करते हैं कि यह बात ज़रूर है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, लेकिन इसकी स्थितियाँ काफ़ी पहले से तय की जा चुकी थीं। वो ये कहते हैं कि जब भारत का संविधान बन रहा था और उस समय जिस तरह की परिस्थितियां सामने आईं, उन्हीं में आपातकाल जैसी एक स्थिति की कल्पना मौजूद थी। उसमें संविधान निर्माताओं के मन में, या कम से कम संविधान निर्माताओं में बहुत सारे लोगों के मन में यह भावना थी कि एक मजबूत राज्य बनना चाहिए, एक ऐसा राज्य बनना चाहिए जो असाधारण स्थिति आने पर उससे निपट सके। हम सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, और उस समय जब संविधान बन रहा था, तो वह एक ऐसी पृष्ठभूमि में बन रहा था जो विभाजन की पीड़ा के साथ साथ बहुत गहरे सांप्रदायिक हिंसा और अलग अलग तरह के विद्रोहों से भी जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने संघवाद से ज़्यादा एक संघीय राज्य की परिकल्पना पर जोर दिया। संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि भारत का संविधान एक ऐसे सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाने वाले यंत्र के रूप में विकसित हो जो बुराइयों से ग्रस्त समाज को एक अच्छाई की ओर ले जाए। इस लिहाज से भी एक मजबूत राज्य की अवधारणा को बल मिला और यहीं से आपातकालीन जो प्रावधान थे उनके बारे में भी एक विचार विमर्श या एक सहमति बनाने की कोशिश की गई। जब संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों पर बहस चल रही थी, तो बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इन प्रावधानों पर काफ़ी गहरी शंका व्यक्त की। एच.वी. कामत ने यह कहा कि जिस तरीके से हिटलर के जर्मनी में वीमर संविधान में अनुच्छेद 48 को शामिल किया गया था और बाद में हिटलर ने उसका दुरुपयोग किया, यह हो सकता है कि भारत में भी आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाए। तजमुल हसन जो बिहार से चुनकर आने वाले सदस्य थे, उन्होंने भी काफ़ी
जोर दिया इस बात पर कि असल में संविधान सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे प्रावधान शामिल करे जिसके कारण से लोगों की जो स्वतंत्रताएं हैं वो या जो लोगों के अधिकार हैं वो उनसे छीन लिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि असल में ये जो प्रावधान हैं वो लोगों के सभी अधिकारों को नहीं छीनते हैं बल्कि उनकी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को निलंबित करते हैं, और वो भी इस स्थिति में जब राज्य असाधारण स्थिति का सामना कर रहा हो। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब भी कोई असाधारण स्थिति हो तो राज्य को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह इन सारी स्थितियों का मुकाबला कर सके। और एक तरीके से हम देखें तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में इस बात पर सहमति थी कि एक ऐसा मजबूत राज्य होना चाहिए जो न सिर्फ समाज परिवर्तन का साधन बन सके बल्कि असाधारण स्थितियों से भी काफ़ी मजबूती से निपट सके। और असल में कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है। ज्ञान प्रकाश से बताते हैं कि भारतीय संविधान सभा जब एक अस्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी उसी समय इसने एक असाधारण कानून भी पारित किया जिसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के रूप में जाना जाता है। और इस कानून के संदर्भ में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोतीलाल नेहरू को उद्धृत करते हुए यह कहा कि जब मनुष्य मनुष्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करता है या कानून कानून की तरह काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल सही होता है कि हम असाधारण कानूनों को अपनाएं या असाधारण तरीके के प्रावधानों का सहारा लें। तो इस लिहाज से ज्ञान प्रकाश से रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान में और संविधान बनने के बाद असाधारण कानूनों के माध्यम से हमेशा ही यह एक समझ रही है कि राज्य को असाधारण स्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। और ज्ञान प्रकाश का जो मुख्य तर्क है वह यह है कि इन्हीं प्रावधानों ने एक ऐसी भूमिका तैयार की जिसके कारण से बाद में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या मीसा जैसे कानून बिल्कुल ही सामान्य कानूनों की तरह प्रयोग किए जाने लगे। तो मुख्य रूप से ज्ञान प्रकाश का यह कहना है कि जो आपातकाल के रूप में स्थिति सामने आई उसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी संविधान निर्माण के समय ही। ज्ञान प्रकाश संविधान निर्माण के बाद से आपातकाल लागू होने तक की स्थितियों का विशद विश्लेषण करते हैं। उसमें वो कई घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं। उनकी जो मुख्य थीसिस है वह सुदीप्त कविराज के इस तर्क पर आधारित है कि असल में जो भारत में संविधान बना वह एक तरीके से पैसिव रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया, यानी कि बुनियादी सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए, राजनीतिक परिवर्तन जरूर हुआ। अब इस बुनियादी सामाजिक परिवर्तन ना होने के कारण जितने तरह के प्रावधान थे उन प्रावधानों पर किसी तरह की आम सहमति नहीं थी। इस आम सहमति के अभाव के कारण बहुत तरह से लोग अपनी मांगों को सामने रखते रहे। इसके अलावा जो कांग्रेस की सरकारें थीं उनकी अक्षमता और भ्रष्टाचार ने भी लोगों के असंतोष को काफ़ी बढ़ाया। इंदिरा गांधी ने कुछ चुनावों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण या गरीबी हटाओ के नारे के साथ इस तरह के असंतोष को अपनी पक्ष में मोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन कांग्रेसी शासन की अकर्मण्यता के कारण और बहुत ज़्यादा गहरे स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव ना आ पाने के कारण असंतोष लगातार बढ़ता गया और यह बिहार आंदोलन और गुजरात के आंदोलन के रूप में सामने आया। जयप्रकाश नारायण जो लंबे समय से राजनीतिक परिदृश्य से गायब थे और उन्होंने खुद को एक रचनात्मक राजनीति से जोड़ लिया था, उन्होंने फिर से मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उस संपूर्ण क्रांति के नारे का जो मुख्य तत्व था वह यह था कि सिर्फ सत्ता के परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि जीवन के हर स्तर पे एक गहरे रूप में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में लोग अपने मूल्यों को इस तरीके से बदलें कि पूरी तरीके से हम एक लोकतांत्रिक समाज की ओर आगे बढ़ पाएँ। बहरहाल एक ऐसी स्थिति सामने आती है जहाँ पर जिसको हम पॉपुलिस्ट मूवमेंट कह सकते हैं, जनता की मांगों के साथ सक्रिय रूप से राजनीति के सामने आने की बात हम कर सकते हैं, वह धीरे धीरे सामने आने लगी थी बिहार आंदोलन के रूप में। और दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी थी वह कई तरीके से अलोकतांत्रिक तत्वों से घिरती जा रही थी। संजय गांधी उनमें से एक थे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम आपातकाल के लागू होने की स्थितियों की बात करें, अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें, तो उसमें 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो इंदिरा गांधी का चुनाव था रायबरेली का, उसे
असंवैधानिक या गैर कानूनी घोषित करना एक महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण साबित हुआ। और इसके बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सकती हैं। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगा और उन्होंने कहा कि जब तक इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती हैं तब तक देश भर में रोज़ प्रदर्शन होने चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हैं वो एक तरीके से असहयोग की नीति अख्तियार करें। और इसके बाद 25 जून की रात में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो एक क्लॉज है अनुच्छेद 352(1) में, उसका सहारा लेते हुए 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश में बाह्य आपातकाल युद्ध के समय में लागू हुआ था। चाइना युद्ध के समय जो चीन के साथ हिंदुस्तान का युद्ध था उस समय यह लागू हुआ था, और फिर पाकिस्तान के युद्ध के समय जो 1965 का जो युद्ध था उसमें भी यह जारी रहा, फिर 1971 के युद्ध के समय यह लागू हुआ। लेकिन इससे जो बाह्य आपातकाल होता है उससे आमतौर पर लोगों की जो सामान्य स्वतंत्रताएं होती हैं वह बाधित नहीं होती हैं तब तक जब तक कि जो युद्ध की स्थिति है उस पर कोई इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। लेकिन आंतरिक आपातकाल में घोषित रूप से यह प्रावधान किया गया कि लोगों के जो मूल अधिकार हैं, जो उनके बोलने की आज़ादी है उस पर पाबंदी होगी, प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई गई। और यह भी प्रावधान किया गया और इस पूरे आपातकालीन प्रावधान के हिसाब से यह सुनिश्चित किया गया कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के आदेशों की सीमित रूप से ही समीक्षा कर सकती है। इसके अलावा कई अन्य सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने जो आंतरिक आपातकाल का प्रावधान था उन्हें नागरिकों के लिए एक बहुत ही कष्टमय दौर के रूप में पेश किया। जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है वह यह है कि जब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास आपातकाल के आदेश को हस्ताक्षर के लिए भेजा तो उनके पास अपने कैबिनेट या मंत्रिमंडल की सहमति नहीं थी। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद ने सिर्फ यह देखने की कोशिश की कि आपातकाल का जो यह प्रावधान है या आपातकाल को लागू करने का जो यह प्रधानमंत्री का निर्णय है उसकी संविधान में कहीं से कोई सुसंगत व्याख्या है या नहीं, यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यह फैसला है या नहीं। ज्ञान प्रकाश इसके लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि कानूनी तरीके से कानून के निलंबन का आदेश था। और फखरुद्दीन अली अहमद सिर्फ इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि असल में संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री इस तरीके का निर्णय या सरकार इस तरीके का निर्णय ले सकती है, और उन्होंने आपातकाल के प्रावधानों को मंजूरी दे दी। इसके बाद से ही बहुत सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आरएसएस, आनंद मार्ग, जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों को पर पाबंदी लगाई गई। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि जो संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे लेकिन जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे, वो एक गैर संवैधानिक सत्ता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और संजय गांधी के आसपास युवा कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ सरकारी अधिकारी और कुछ अन्य चापलूस किस्म के तत्व एकत्रित हो जाते हैं और ये तत्व मिलकर आपातकाल के दौरान होने वाले बहुत सारे फैसलों का एक खाका तैयार करते हैं। इन्होंने यह तय किया कि आखिर किस नेता को गिरफ्तार करना है, किस संगठन पर पाबंदी लगानी है, नसबंदी का अगर कार्यक्रम चलाया जाना है तो कैसे चलाया जाना है, दिल्ली को अगर सुंदर शहर बनाने के लिए यहाँ की झुग्गी झुपड़ियों को उजाड़ा जाना है तो उसका खाका क्या होगा। और इसमें बंसीलाल या इस तरीके के कई ऐसे जो चरित्र हैं वो काफ़ी मजबूत या कद्दावर प्रशासक के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। एक तरीके से यह इस अर्थ में भारतीय लोकतंत्र की विद्रूप चेहरे को प्रदर्शित करता था, खासतौर पे इस दौर में, आपातकाल के दौर में, कि एक तरफ तो एक केंद्रीकृत शासन का स्वरूप था जिसके बारे में ज्ञान प्रकाश बोलते हैं कि उसका सूत्र कहीं ना कहीं संविधान में निहित था, लेकिन दूसरी तरफ एक गैर संवैधानिक व्यक्ति पूरी तरीके से सशक्त होकर इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने लगता है। और इस रूप में आपातकाल आम जनता के लिए एक दमन के दौर के रूप में सामने आता है, क्योंकि खुफिया तरीके से बहुत सारे लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी। प्रेस बहुत खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं था। इन सभी स्थितियों के कारण आपातकाल का जो दौर था वह कई मायनों में एक ऐसे दौर के रूप में स्थापित हो गया जहां पर लोगों की जो बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं वह पूरी तरीके से दमित हो गई।
आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को मीसा और डिफेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार किया गया। ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 1,10,000 से ऊपर थी और इन लोगों को, कई लोगों को यह भी पता नहीं चला कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। अपनी इस पुस्तक में कई ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से या छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ज्ञान प्रकाश ने जो आपातकाल की त्रासदी थी, इसमें जो एक तरीके से आम लोगों को के साथ ज़बरदस्ती की गई थी, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। प्रवीर पुरकायस्था की कहानी इसी का एक उदाहरण है, जहां से यह किताब शुरू होती है। प्रवीर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि यह शक होता है कि शायद वो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवी प्रसाद त्रिपाठी हैं और देवी प्रसाद त्रिपाठी को गिरफ्तार करने का आदेश सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को ऐसा लगता है कि देवी प्रसाद त्रिपाठी ने उनसे यह कहकर उनका अपमान किया है कि आज स्टूडेंट्स की हड़ताल है और आप क्लासरूम में ना जाएं। तो इस तरीके से किस तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ अपने तरह के ईगो होते हैं, अहम होते हैं, और उस ईगो और अहम के कारण जो कानून का शासन होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसका दमन होता है। यह दास्तान इस किताब के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। बाद के दौर में जब धीरे धीरे इंदिरा गांधी को यह एहसास हुआ कि शायद स्थिति सामान्य होने जा रही है, तब उन्होंने आपातकाल को हटाने का फैसला किया। 18 जनवरी को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का आदेश दिया। ज्ञान प्रकाश से कहते हैं कि असल में यह बात स्पष्ट नहीं है कि इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का निर्णय क्यों लिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो टीकाकार हैं, वो यह मानते हैं कि शायद खुफिया विभाग से उन्हें जानकारी मिली थी कि स्थिति काफ़ी हद तक उनके पक्ष में हो चुकी है, चूँकि जयप्रकाश नारायण जैसे नेता उतने सक्रिय नहीं हैं और विपक्ष के तकरीबन सारे महत्वपूर्ण नेता जेलों में बंद हैं, तो अगर चुनाव होता है तो वो जीत जाएंगे। ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि इसके बारे में हम ठोस रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि असल में यही एक कारण था जिसके चलते इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह फैसला जो लिया, ज्ञान प्रकाश से इशारा करते हैं कि एक बार यह फिर से जो कार्ल स्मिथ का जो संप्रभु की जो उनकी पूरी अवधारणा है वो इससे सामने आती है। यानी कि संप्रभु ही वह होता है जो यह तय करता है कि अपवाद की स्थिति कौन सी है और कब सामान्य स्थिति बन चुकी है। बहरहाल जब इंदिरा गांधी ने यह घोषणा की कि चुनाव होंगे, तो उसके पहले से ही जयप्रकाश नारायण जो प्रयास कर रहे थे कि सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाएं, एक पार्टी के रूप में आ जाएं, तो उस घोषणा के अनुसार एक दल का गठन हुआ 23 जनवरी को, जिसे जनता पार्टी का नाम दिया गया। इसमें भारतीय लोक दल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी एक साथ मिल गए और इन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। बाद में 2 फरवरी को जगजीवन राम, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया और आगे चलकर यह दल भी जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। कुल मिलाकर एक जो ऐतिहासिक विवाद का विषय रहता है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई या आखिर ऐसे कौन सी परिस्थिति बनी जिसके कारण से आरएसएस के जो एक राजनीतिक रूप था या उसका जुड़ा हुआ जो राजनीतिक संगठन था जनसंघ, उसको जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने जनता पार्टी के घटक के रूप में स्वीकार कर लिया। असल में जयप्रकाश नारायण आरएसएस को हमेशा से ही एक प्रतिक्रियावादी संगठन मानते आए थे, लेकिन यह एक सच्चाई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उनके बिहार और गुजरात वाले आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जयप्रकाश नारायण के भीतर यह भावना भी भरने लगी थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी का जो एक निरंकुश शासन हो गया है, अगर उसे ख़त्म करना है तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि सारे विपक्षी दल एक स्थान पर आएं और उन विपक्षी दलों को एक सुदृढ़ रूप देने के लिए यह आवश्यक था कि एक कैडर आधारित पार्टी उसके साथ जुड़े। जयप्रकाश नारायण को कम्युनिस्ट पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं थी, खास तौर पे सीपीआई तो खुद ब खुद आपातकाल का समर्थन कर रही थी और अन्य कम्युनिस्टों के भी वो बहुत ज़्यादा प्रशंसक नहीं थे। इसलिए उन्होंने जनसंघ को इस जनता पार्टी में शामिल करने का फैसला किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह जयप्रकाश नारायण का यह विश्वास था
कि उन्हें, चूँकि जनसंघ के लोगों ने यह कहा है कि वो अपनी प्रतिक्रियावादी राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति छोड़ देंगे एक बार जब वो सत्ता में आ जाते हैं या एक बार जब वो सभी दलों से मिल जाते हैं, उस स्थिति में तो जयप्रकाश नारायण ने इस वायदे पर भरोसा किया। तो एक लिहाज से उनका जो एक भरोसा था जनसंघ के नेताओं पर और जो विपक्षी एकता कायम करने की चाह थी, उसके कारण से जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी में जो जनसंघ था उसे स्वीकार किया। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चुनाव हुए उन चुनावों में इंदिरा गांधी की पार्टी की बुरी हार हुई। हालांकि वो हार इतनी बुरी नहीं थी जितनी 2014 में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की थी। और उन चुनावों में भी यानी कि 1977 के चुनावों में कांग्रेस को 153 सीटें मिली थी, लेकिन उसकी सीटें जो कि पहले 350 हुआ करती थी उससे घटकर 153 हुई थी। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया। इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गई रायबरेली से और उसके बाद एक नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार के गठन में काफ़ी जद्दोजहद हुआ, लेकिन अंत में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके द्वारा उन्होंने आपातकाल के जो प्रावधान थे या जो उसके काम थे उसके प्रभावों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने आपातकाल में हुई ज्यादतियों या संविधान की जो प्रक्रिया थी उसकी जो धज्जियां उड़ाई गई थी उसकी जांच करने के लिए शाह आयोग का गठन किया। और 44वें संशोधन के माध्यम से उन्होंने जो 42वें संशोधन में बहुत तरह के संविधान परिवर्तन किए गए थे उसको उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। ज्ञान प्रकाश की किताब जनता पार्टी के गठन के बाद की कहानी भी प्रस्तुत करती है। ज्ञान प्रकाश अपनी पुस्तक में यह बताते हैं कि असल में इंदिरा गांधी ने हर प्रकार के अपने जो उनके सामने एक शाह कमीशन के रूप में जो उन्हें दंडित करने का प्रयास किया गया उसको अपने विक्टिमाइजेशन के रूप में प्रस्तुत किया। और इस लिहाज से उन्होंने हर इस मौके का फ़ायदा अपने पुनर्उभार के लिए इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की सरकार के दौरान हर प्रकार की यातना के जो अवसर थे उसे अपने राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश की। यातना के अवसर से यहाँ पर मेरा तात्पर्य यह है कि शाह जो कमीशन था उसने जब भी इंदिरा गांधी को बुलाया या उसने इंदिरा गांधी के बयान लेने की बात की तो इंदिरा गांधी ने उसे इस रूप में प्रस्तुत किया कि उनका राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है या उनके साथ राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जनता पार्टी की सरकार हम सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। मोरारजी देसाई की सरकार तकरीबन 1.5 वर्ष के भीतर ही धाराशाही हो गई। कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और उसके बाद एक बार फिर से चुनाव हुआ और 1980 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। अपनी इस पूरी कहानी में ज्ञान प्रकाश इंदिरा गांधी की हत्या तक के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। ज्ञान प्रकाश की जो ये पुस्तक है उसकी खूबियों के बारे में मैं कुछ टिप्पणियाँ कुछ समय बाद दूंगा। यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह दावा होता है और यह दावा काफ़ी हद तक ठीक भी लगता है कि उन्होंने आपातकाल के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया और उनके जो कार्यकर्ता थे या उनके जो स्वयंसेवक थे वह आपातकाल के खिलाफ हुए संघर्षों में सबसे आगे थे। लेकिन अगर हम ज्ञान प्रकाश की इस पुस्तक में के वर्णन पर भरोसा करें और इस तरह का वर्णन कई अन्य पुस्तकों में भी है तो यह बात सामने आती है कि जब उस समय के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को जेल में डाल दिया गया था और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो एक तरीके की घबराहट बाला साहब देवरस में थी और उन्होंने यह कोशिश की कि प्रधानमंत्री के साथ उनका संवाद कायम हो सके और प्रधानमंत्री उन्हें उनकी बातों को समझें और उनके संगठन पर से प्रतिबंध हटाएं। उन्होंने इंदिरा गांधी को 2 पत्र लिखे और इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि असल में जो संघ पर प्रतिबंध लगा है वह गलत तरीके से प्रतिबंध लगा है। पहली चिट्ठी या पहला पत्र उन्होंने 22 अगस्त 1975 को लिखा और दूसरा पत्र 10 नवंबर 1975 को लिखा और इन दोनों चिट्ठियों में उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रति एक संतुलित रवैया रखा, उनकी तारीफ़ की, उन्हें मुबारकबाद दी जो सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आया था उसके बारे में। और जब इन चिट्ठियों का जवाब नहीं आया तो उन्होंने विनोबा भावे की मदद ली और विनोबा भावे को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असल में
अगर आरएसएस पर से प्रतिबंध हट जाता है तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलने वाले देश की प्रगति के कामों में या देश की प्रगति के आंदोलन में भागीदारी करेंगे। ज्ञान प्रकाश से कहते हैं कि असल में जो बाला साहब देवरस की चिट्ठियां हैं, बाला साहब देवरस की इन चिट्ठियों को हम क्षमा याचना का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि बाला साहब देवरस इस बात के लिए तैयार थे कि अगर इंदिरा गांधी उनके संगठन पर से प्रतिबंध हटा देती हैं तो वह बिल्कुल खुले रूप में उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह इस प्रकरण की चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जेपी आंदोलन में भागीदारी की और उन्होंने आपातकाल के लिए बहुत कुछ सजा भी भुगता। कई सारे स्वयंसेवक जेल में भी गए और बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक भी थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो कि इस तरीके से इंदिरा गांधी से समझौता करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे अर्थात बाला साहब देवरस, वो इस बात के लिए तैयार थे कि अगर उनके संगठन पर से प्रतिबंध हटता है तो वो सरकार के साथ सहयोग करेंगे। बहरहाल अगर हम इस पुस्तक ज्ञान प्रकाश की इस पुस्तक की बात करें तो इसमें कई ऐसे रोचक मोड़ हैं जो हमें अलग अलग तरह की कहानियों की तरफ ले जाते हैं और ये कहानियाँ मसलन जैसे कि मैंने प्रवीर पुरकायस्था की कहानी की बात की या कुछ और कहानियाँ जैसे मधु दंडवती और प्रमिला दंडवती द्वारा एक दूसरे को लिखी गई चिट्ठियों की दास्तान, ये सारी चीज़ें इस पूरे पुस्तक को बहुत ज़्यादा जीवंत और रोचक बना देती हैं। और इसके माध्यम से जो ज्ञान प्रकाश हैं वह एक ऐसी पुस्तक की रचना करते हैं जो कि पाठकों को बांधे रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो एक घटना को उठाते हैं तो उस घटना के साथ जुड़ी हुई कई ऐसी बातें सामने रखते हैं जो कि पाठकों को उस पूरी घटना के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी देता है। मिसाल के तौर पर जब वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारत में परिवार नियोजन या नसबंदी का कार्यक्रम लागू हुआ, तो वो एकदम शुरुआत से इसको ले जाते हैं और इसके बारे में वर्णन करते हैं। और इससे जो सबसे अच्छी बात सामने आती है वो ये कि नेहरू और इंदिरा गांधी की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, जहां इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने ज़बरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम को लागू किया था, वहीं जवाहरलाल नेहरू के सामने जब यह एक विश्व बैंक के अधिकारी ने यह प्रस्ताव रखा तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि वह उनके इस प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन वह तब तक इसके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं जब तक उनके कैबिनेट के सदस्य जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर इस पर सहमति नहीं दे सकती हैं। यह एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाता है जो कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को सामने लाता है जो कि अपने कैबिनेट सदस्य की सहमति को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। इसी तरीके की एक घटना है जो कि मारुति की स्थापना के बारे में ज्ञान प्रकाश के पूरे विशद वर्णन से सामने आती है कि जहां मारुति का जो पूरा एक संयंत्र था वह एक तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाकर स्थापित किया गया, वहीं जब नेहरू ने यह फैसला किया कि उनके पास एक देश में बनी हुई कार होनी चाहिए तो उन्हें जब कार देने के लिए उस जो बिरला साहब आए तो उन्होंने वो कार लिया, लेकिन उनकी यह शर्त थी कि कभी भी इसका इस रूप में प्रचार नहीं किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री उनके कार का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उस तोहफे को लेने के बाद भी जो राशि बचती थी यानी कि जो उस कार की कीमत थी उतना प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया। तो एक लिहाज से यह किताब हमें आपातकाल की कहानी बताती है, लेकिन उसके साथ ही यह किताब हमें बताती है कि किस तरीके से अलग अलग दौर में राजनेताओं ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से व्यवहार किया और उनके व्यवहारों में किस तरह की मर्यादाएं सामने आईं। जो ज्ञान प्रकाश की पुस्तक है, अगर हम उसकी खासियत की बात करें तो एक खासियत का जिक्र मैं अभी कर चुका हूं, अर्थात वह कई छोटी छोटी कहानियों को लेकर आगे बढ़ती है। जो दूसरी खासियत है इस पुस्तक की वह इस बात से जुड़ी हुई है कि लेखक ने साहित्यिक विधाओं का काफ़ी इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने समय में लिखे कई प्रसिद्ध उपन्यासों का जिक्र किया है। मसलन वो निर्मल वर्मा की किताब रात का रिपोर्टर का जिक्र करते हैं और वह कहते हैं कि यह किताब यह बताती है कि आपातकाल में एक कैसा उदासीन सा माहौल पूरे समाज में व्याप्त था। इसी तरीके से वो राही मासूम रजा के उपन्यास कतरा भी आरजू का भी जिक्र करते हैं। वे इस
पूरी किताब में एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं इस उपन्यास से लेते हुए जिससे जनता पार्टी की राजनीति की पूरी हकीकत सामने आ जाती है। वह बताते हैं कि जनता पार्टी में जो इलाहाबाद का, यानी कि इस उपन्यास के प्लॉट से लेकर वह कहानी कहते हैं कि जो इलाहाबाद में जो जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, यानी कि गौरी शंकर पांडे, असल में वो कांग्रेस का मंत्री होता है और चुनाव के समय दल बदल करके वह चला जाता है जनता पार्टी में और वो चुनाव जीतता है। और इसके माध्यम से राही मासूम रजा के इस उपन्यास के माध्यम से असल में वो जनता पार्टी की राजनीति पर एक तीखी टिप्पणी भी करते हैं। इसी तरीके से ज्ञान प्रकाश की इस पुस्तक की खासियत यह भी है कि सिर्फ साहित्य में किताबों के माध्यम से नहीं बल्कि फिल्मों के माध्यम से भी वह बहुत तरह की बातों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। वे सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, इनकी अलग अलग तरह की फिल्मों का जिक्र करते हैं और यह बताते हैं कि किस तरीके से इन फिल्मों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में भारतीय समाज में हो रहे उथल पुथल के बारे में एक तस्वीर प्रस्तुत की। निश्चित रूप से ये किताब बहुत ही उपयोगी है और यह पाठकों को अलग अलग दिशाओं में ले जाती है, अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रस्तुत करती है। लेकिन निश्चित रूप से इस किताब की कुछ बुनियादी सीमाएं भी हैं और मेरा यह मानना है कि अगर लेखक यानी कि ज्ञान प्रकाश एक इस मोह में ना पड़ते कि उन्हें एक ऐसी किताब की रचना करनी है जो सारे पाठक पढ़ पाए और उस मोह पे को थोड़ा सा उससे बचते हुए वह इस पे अनुसंधान परक लेखन पर भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो यह किताब अनुसंधानकर्ताओं के लिए और ज़्यादा उपयोगी बन सकती थी। मिसाल के तौर पर यह मुमकिन था कि ज्ञान प्रकाश अपनी इस पूरी पुस्तक में एक ऐसा छोटा सा ही अंश जोड़ते 10 पृष्ठों का, 15 पृष्ठों का, जहाँ पर वह आपातकाल में अब तक हुए लेखन का विश्लेषण करते और यह बताने की कोशिश करते कि उनका लेखन इस प्रकार के अन्य लेखन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है या इससे कैसे भिन्न है। असल में ऐसा लगता है ज्ञान प्रकाश की पुस्तक को पढ़ते हुए कि लेखक अन्य सारे लेखनों से या अन्य प्रकार के लेखन की स्थापनाओं की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। फुटनोट में कुछ कुछ बातें आती हैं लेकिन एक ऐसे भाग की कमी खटकती है जहाँ पर इस तरह के साहित्य की विशद समीक्षा हो। दूसरी बात यह है कि लेखक यह तो बताते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के बाद से लेकर आपातकाल के दौर तक कुछ कुछ चीज़ें बदलती रहीं, कई घटनाएं घटीं और कई सारे जो लोग थे उन्होंने छोटे छोटे आंदोलन चलाए, कई भागों में अशांति रही, लेकिन वह इनके संरचनात्मक कारणों में एक बुनियादी ऐसे कौन से आखिर आर्थिक कारण थे, ऐसे कौन से संरचनात्मक कारण थे जिसमें परिवर्तन लाने में भारतीय राज्य असफल रहा, इसके कोई गहन विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करते हैं। तीसरे स्तर पर असल में जैसे मैंने इस किताब के सकारात्मक पहलू में यह बोला कि यह कई तरह की कहानियों को लेकर सामने आती है, लेकिन आमतौर पर यह कहानियाँ दिल्ली तक सिमटी हुई हैं या कुछ बड़े नेताओं जैसे कि मधु दंडवते या प्रमिला दंडवते जैसे बड़े व्यक्तित्व तक सिमटी हुई हैं। यह कहानियाँ और नीचे के स्तर पर नहीं जाती हैं, यानी कि हमें इस पुस्तक को पढ़ने से यह अंदाज़ा नहीं होता है कि आपातकाल के दौर में बिहार के किसी ज़िले में या फिर बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में जहाँ से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता उभर कर सामने आए, वहाँ क्या हो रहा था, या हमें यह पता नहीं चलता है कि नसबंदी के कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में क्या असर था। तो इस लिहाज से मुझे यह लगता है कि ये जो पूरी पुस्तक है उसकी यह एक बड़ी सीमा बन जाती है कि यह कुछ बड़े घटनाओं का जिक्र करती है। लेखक जेएनयू, दिल्ली में नसबंदी, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वह छोटे शहरों पर या छोटे समुदायों तक इस पूरे आपातकाल का क्या असर हुआ उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। और शायद मैं यहीं से यह बोलूँगा कि आपातकाल पर इस लिहाज से काफ़ी गहराई से एक तरीके से अनुसंधान किए जाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपातकाल ने लोगों के भीतर राजनीतिकरण को बढ़ाया। क्या सच में इसके कारण से उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में जिला स्तर पर भी राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा हुए? क्या इसने लोगों की या उपेक्षित समुदायों की राजनीतिक समझ को बढ़ाया? ये ऐसे विषय हैं जिन पर हमें गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। ज्ञान प्रकाश की इस पुस्तक पे इस चर्चा के साथ ही मैं परख के इस अंक में पूरी परिचर्चा को यहीं रोकूंगा। अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे, एक नई पुस्तक की चर्चा करेंगे, उसकी अध्ययन पद्धति की चर्चा करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस विषय पर और ज़्यादा गहन अनुसंधान किया जा सकता है। नमस्कार।